देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड में आज से नई शिक्षा नीति लागू है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम पुष्कर धामी बाल वाटिका का शुभारंभ करेंगे। आंगनबाड़ी को बाल वाटिका के तहत जोड़ा जाएगा। 5000 आंगनबाड़ी को बाल वाटिका से जोड़ा जाएगा। बच्चों के लिए सिलेबस तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आंगनबाड़ी को बाल वाटिका के तहत जोड़ा जाएगा। 5000 आंगनबाड़ी को बाल वाटिका से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड में आज से नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आज पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो आज मिलेंगे भी तमाम कर्मचारियों से, तमाम आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। बच्चों के लिए नए सिलेबस तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, जिसको लेकर अब नई शिक्षा नीति भी लागू हो गई है। तो उत्तराखंड से बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और इसके साथ ही आज बाल वाटिका से जोड़ा जाएगा। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, क्या जानकारी मिल रही है? नई शिक्षा नीति आज से लागू हो जाएगी। सबसे पहले तो नई शिक्षा नीति में क्या खास है? जी बिल्कुल, जिस समय सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ली थी, उसी के बाद वो शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहे थे और उन्होंने तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आए थे, जिनको लेकर एक ये जो योजना है, देश का पहला राज्य है उत्तराखंड जो कि पहला जिस तरह से नई शिक्षा नीति उत्तराखंड में लागू की जा रही है और जो प्रदेश के जो 5 आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको अब प्री प्राइमरी के साथ जोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं बड़ी बात है और प्रदेश के हित के लिए यह बात है। जी बिल्कुल हितेश, इसके साथ ही आज पुष्कर सिंह धामी का क्या कोई कार्यक्रम भी रहेगा इसके तहत? जी बिल्कुल, आज पुष्कर सिंह धामी शिक्षा महानिदेशालय पहुंचेंगे, जहां पर आज नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे और वहां पर और भी कई अन्य कार्यक्रम रहेंगे। आपको बता दूं कि सबसे जो अहम बात है, जो धन सिंह रावत है कैबिनेट मंत्री, वो भी साथ में मौजूद रहेंगे और नई शिक्षा नीति की जो प्रदेश में कई सालों से बात चल रही थी, लेकिन इस बार पुष्कर सिंह धामी ने इस चीज़ को, नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड के अंदर लागू किया है। ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी के लिए साबित होगा। बिल्कुल सही साबित होगा। जी ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे आगे भी। फिलहाल आपको बता दें कि देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम के साथ साथ प्रदेश भर में योजनाओं को मजबूती से लोगों तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई है। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के अलावा भी सभी विधायक और सांसद मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने की। साथ ही आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि ये रूटीन बैठक है। इस बैठक में संगठन के कार्यक्रमों पर मंथन किया गया। साथ ही चर्चा की गई कि पार्टी संगठन किस तरह से आने वाले दिनों में संगठन को मजबूत करेगा और जनता के बीच अपनी बात रखेगा। देखिए, 100 दिनों में हमारे 100 दिन समर्पण के, प्रयास के और संकल्पों को धरातल पर उतारने की एक आधारशिला के दिन 100 दिन है और 100 दिनों में हमने अनेकों निर्णय भी लिए हैं। अनेकों निर्णयों के लिए आगे के लिए रूट मैप बनाया है। उसकी चर्चा हमने सभी अपने जो हमारे ज़िले के पदाधिकारी आए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं, हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उन सभी से चर्चा की और सभी लोग, चूँकि सरकार के सहयोगी के रूप में सरकार के साथ चलने का काम उनके द्वारा होगा। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन सभी को पहुंचाएंगे। और समान नागरिक संहिता पर जो हम कानून बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, उसकी चर्चा हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति तक जानी चाहिए। उसके लिए भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी सभी लोग काम करेंगे। समय में हम लोग जिस रूपरेखा पर काम करेंगे, उसमें अभी पूरी प्लानिंग योजना हम बना रहे हैं कि आने वाले समय में समाज के बीच में काम करने वाले ऐसे लोग जो समर्पण भाव से समाज सेवा में भी काम करते हैं, जैसा नेवी में काम करने वाले,
रिटायरमेंट के बाद क्षेत्र में रहते हैं, सेना में काम करने वाले, ऐसे लोगों के लिए जो एक दिन निश्चित है जो सरकारी स्तर पर, उन लोगों को हम किस प्रकार से सम्मान दे सकते हैं पार्टी के बैनर पर, कैसे उनको हम एक समाज के बीच में प्रेरित कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि हाँ आपने अच्छा कार्य किया है। तो इस प्रकार की रूपरेखा हम तैयार करेंगे। ये हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें तमाम जो नेता है बीजेपी के वो मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक का उद्देश्य क्या था, इसमें क्या रणनीति तैयार की गई? जी बिल्कुल, बीजेपी के जो मुख्यालय में बीजेपी की बैठक हुई है उसमें 100 दिन का जो अनवरत कार्यकाल इनका जो 100 दिन का पूरा हुआ है उसको लेकर गहन मंत्रणा इस बैठक में बनाई गई और बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान इस बैठक में मौजूद थे। आपको बता दूं जिस तरह से 100 दिन का कार्यकाल बीजेपी का पूरा हुआ है उसको लेकर बीजेपी ने संकल्प लिया है कि आगे भी जिस तरह से संगठन का रोड मैप जो आगामी चुनाव को लेकर, चाहे सन 2024 की बात अगर हम करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम योजनाएं और मंत्रणा इसमें की गई। जी चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ हितेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कांवड़ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई, जैसे मोबाइल शौचालय, पेयजल, कांवड़ मार्ग का समतलीकरण, जगह जगह शेल्टर बनाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस काम में किसी तरह की ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल, पीएल शाह, एसडीएम पूर्ण सिंह राणा समेत संबंधित विभागों के अधिकारी गण भी मौजूद रहे। संजय पुंडेर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जो ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई सारे अधिकारी जो है शामिल हुए, इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था? देखिए अंशिका, कावड़ मेले को शुरू होने में महज अब एक दिन शेष रह गया है। 14 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर जिला अधिकारी हरिद्वार की बात की जाए तो वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान जो मूलभूत सुविधाएं होती है उनको लेकर तमाम यहाँ चर्चा की जा रही है। उसमें पेयजल की योजना हो, स्वच्छता की काम हो या फिर अन्य जिस तरह से मोबाइल शौचालय, तमाम योजनाओं को लेकर धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं तो जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो उनको मिलना बेहद जरूरी हो जाता है। और यही वजह है कि जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे तमाम बैठकें कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोताही ना बरते। और लगातार जो विनय शंकर पांडे जिला अधिकारी हरिद्वार है तमाम निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि बीते दिनों हमने देखा है कि स्वच्छता ना होने से अधिकारियों पर विनय शंकर पांडे भड़के भी और उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्वच्छता का कार्य किया जाए। तो कहा जा सकता है कि 14 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में जो कावड़ यात्रा की तैयारी है वो कहीं ना कहीं पूरी की जा रही है। अंशिका, बिल्कुल, तो ये तैयारियां पूरी की जा रही हैं, लेकिन अगर हम दूसरे लिहाज से देखें तो कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो उत्तराखंड में होने हैं। सबसे बड़ी तो अगर बात करें तो कावड़ यात्रा की, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे थे, तो कावड़ यात्रा को अगर ध्यान में रखा जाए और भी कई सारे ऐसे त्योहार आने वाले समय में होंगे जहां पर कि उत्तराखंड में लोगों की भीड़ रहती है और कुछ लोग तो मौसम का लुत्फ उठाने के लिए उत्तराखंड जाते रहते हैं। उसके लिहाज से भी कह सकते हैं कि ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। अंशिका, करीब 2 साल के बाद कावड़ मेले का आयोजन हो रहा है और हमने बीते दिनों देखा है कि कावड़ यात्रा जिस तरह से चलनी है तो ऐसे में उसमें कोई कसर नहीं है। हालांकि चारधाम यात्रा की तर्ज पर इस बार कावड़ यात्रियों को भी पंजीकरण करना होगा और तमाम जो कावड़िए हैं अपने अपने थाने में सूचना देनी होगी कि कावड़ चल लेने जाना है। तो कहा जा सकता है कि तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए लगातार बैठकों का दौर जारी है। और जिस तरह से हमने देखा है कि सभी विभागों के जो अधिकारी हैं अपने अपने विभागों को लेकर लगातार सक्रिय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है संजय, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देहरादून पुलिस ने चारधाम यात्रा की तरह ही श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में आने वाले कांवड़ियों से पंजीकरण करने की अपील की है। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ के लिए हरिद्वार आने वाले शिव भक्तों के पंजीकरण के लिए वेबसाइट जारी की है। कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त धर्मनगरी पहुंचते हैं। यहाँ से वो ऋषिकेश समेत केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर भी जाते हैं। 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते प्रतिबंधित रही कांवड़ यात्रा में इस बार बड़ी संख्या में कांवड़ियों के
आने का अंदाजा लगाया जा रहा है। ऐसे में कांवड़ मेले का नोडल अधिकारी और एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि यात्रा पर आने से पहले कांवड़िए अपना पंजीकरण जरूर कराएं, जिससे उनकी यात्रा सुगम हो और पुलिस को भी यात्रा प्रबंधन में सहायता मिले। तो रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। कांवड़ यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं उत्तराखंड और फिर यहां से आगे कहीं और जा रहे हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कांवड़ यात्रा को देखते हुए व्यवस्थाओं को वैसे ही किया जाता है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन का भी ये कहना है कि चुस्त और दुरुस्त कर रहे हैं व्यवस्थाओं को। आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उत्तराखंड, जो लोग आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन हो सकता है और उसके लिए एक वेबसाइट भी जारी की गई है, जिससे जो शिव भक्त हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हितेश त्यागी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। हितेश, देखिए, कांवड़ यात्रा के लिए एक वेबसाइट जारी की गई है जिसमें जाकर सीधे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तमाम जितने भी शिव भक्त हैं। उस वेबसाइट के बारे में भी जानकारी दें, या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो वो कहां जाकर रजिस्ट्रेशन कराएगा? जी बिल्कुल, 2 साल के बाद जिस तरह से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है तो उसको लेकर प्रशासन ने तमाम बंदोबस्त राजधानी में किए हैं और कांवड़ियों की सेहत को भी ध्यान में रखते हुए काफ़ी कुछ ऐसी बातें प्रशासन ने कही हैं। और जो आपने उसकी बात की है, वेबसाइट जो लॉन्च की है कि यात्रा में आने से पहले अब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो अगर पोर्टल नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी प्रशासन अभी लगातार बैठक कर रहा है, उसके दूसरा ऑप्शन निकालने की कवायद जारी है। जी बिल्कुल, देखिए, वेबसाइट पर क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो लोग करा सकते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने की भी उम्मीद जताई जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन अगर होगी तो उस तरह की व्यवस्थाएं होंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है फिर भी क्या कोई सीमित संख्या तय की गई है कि इतनी संख्या में ही लोग आ सकते हैं या आगे जा सकते हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई खबर सुनने में नहीं आ रही है, लेकिन लिहाजा इसके कि जिस तरह से चारधाम यात्रा में एकदम से श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी थी और जो घटनाक्रम वहां पर हुए थे उसको देखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया है, क्योंकि कार्डियक के बहुत सारे मरीज, सांस के बहुत सारे मरीज, अस्थमा के काफ़ी सारे मरीज उत्तराखंड में यात्रा पर आते हैं, तो उनके साथ काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसको लेकर प्रशासन में थोड़ी बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रशासनों को काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिहाज से प्रशासन ने पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसी के माध्यम से अब यहाँ पर कांवड़ यात्रा में आ सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून में विधानसभा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में ब्रिडकुल की बैठक हुई। ब्रिडकुल के जरिए उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में महत्वपूर्ण योजनाएं को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अधिकारियों की ओर से ब्रिडकुल के जरिए संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि ब्रिडकुल ने नैनी सैनी हवाई पट्टी का निर्माण और कोरोना काल में 200 बेड हॉस्पिटल का निर्माण करने के साथ साथ 2 सालों में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 50 करोड़ से ज्यादा की लागत की सड़कों का निर्माण कार्य भी किया है। ब्रिडकुल की ओर से खाद्य आयुक्त कार्यालय भवन देहरादून को राज्यपाल के राज्य के पहले हरित भवन के रूप में भी निर्मित किया है। टूरिज्म की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें हमने आदेश दिए हैं कि ब्रिडकुल में 2012 में कार्यरत 55 कर्मचारियों को नियमितीकरण के आदेश दिए हैं और इसके साथ साथ जानकारी जो हासिल हमने जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका भी आदान प्रदान हो, तो भविष्य के अंदर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और टूरिज्म और ब्रिडकुल को लेकर के और आरडब्ल्यूडी को लेकर के हम एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें जो दुनिया की टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका आदान प्रदान होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाएगी और लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने जो हमारे अधिकारी लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको अपग्रेड किया जाए और उनके ज्ञानवर्धन किया जाए। तो इसके लिए भविष्य में हमारी बहुत बड़ी योजना है। और उसके साथ साथ हमने भी ये विचार किया कि भाई जिस समय रास्ते जो रुके हुए हैं उनको खोला जाए और पूरी तत्परता से काम किया जाए। बात चमोली की करेंगे, जहां लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। बद्रीनाथ के बीच बारिश के कारण मलबा और बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ हाईवे पर 2000 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। वहीं सोनप्रयाग में 2885 यात्रियों को रोका गया है।
तो लैंडस्लाइड के कारण जो है कई सारे रास्ते जाम हो गए हैं और बद्रीनाथ लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है। आसपास जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे यहाँ पहाड़ ही है और लैंडस्लाइड की वजह से कई सारे रास्ते जाम हो गए हैं, कई सारे यात्रियों को रोक दिया गया है। विकासनगर में भारी बारिश से शहर में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन होने से रोड भी बंद हो गए हैं, इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए हैं। विकासनगर से ऊपर चक्राता में कई जगह भूस्खलन की स्थिति नजर आ रही है, जिसको लेकर सड़क पर जेसीबी तैनात कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में करीब 10 से 12 घंटे तक लगातार बारिश होने से कहीं घरों में पेड़ गिर गए हैं तो कहीं मलबा घुस गया है। बरसात के लिए प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों की भी पोल खुलकर सामने आ रही है। अब विकासनगर से हमारे सहयोगी अमित रावत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, देखिए भारी बारिश के चलते जो है बहुत ही ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर एक अंदाजा ही लगाया जाए तो एक दिन में कितने बार भूस्खलन की जो ऐसी सूचना है वो मिलती है और जो यात्री जा रहे हैं उस तरफ उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारी बारिश के चलते वैसे भूस्खलन का बहुत जगह हमें देखने को ये मिला है कि जगह जगह जो भूस्खलन हो रखा है वहाँ पर प्रशासन ने फिलहाल अभी जेसीबी के तैनात किए गए हैं। और चक्राता की अगर बात की जाए विकासनगर से चक्राता की तरफ, तो चक्राता मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो कि आपका कई मार्गों से जुड़ने वाला मार्ग है। और उससे पहले प्रशासन ने जेसीबी एक ही जगह पर दो जेसीबी लगा रखा है ताकि किसी को अगर कोई रपटा जमीन पे अगर रोड पे गिरता है और मार्ग बाधित होता है तो उसको तुरंत उसी टाइम आवाजाही खुलवाने के लिए प्रशासन ने इतने मुस्तैदी के साथ काम किया हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित। तो हरिद्वार के लक्सर में शुगर मिल के आसपास प्रदूषित पानी को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जांच के लिए पहुंची। बता दें कि सभासद प्रवीण कुमार ने जनहित में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक शिकायती पत्र भेजा था और प्रदूषित पानी के प्रकोप को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया था ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। ऐसे में रीजनल ऑफिसर सुभाष पवार ने बताया कि उनको शिकायत मिली थी कि लक्सर शुगर मिल के आसपास का पानी प्रदूषित है। इसे लेकर सहायक वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत की ओर से सैंपल लिए जा रहे हैं और इसका संपूर्ण निरीक्षण किया जाएगा। तो वहीं शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार ने बताया कि वो इस बात से भी नाराज हैं कि उनको जांच का समय 10 दिन अवगत कराया गया था, लेकिन करीब 1 महीने के बाद भी जांच टीम लक्सर पहुंची है। तो 1 महीने बाद जो जांच की टीम है वो पहुंची है लक्सर। शिकायत के 1 महीने बाद टीम के पहुंचने से वहां के लोगों में नाराजगी है। प्रदूषण नियंत्रण नई दिल्ली में मैंने एक शिकायत पत्र दिया था और उसके बाद वो पत्र देहरादून आया, देहरादून से वो रुड़की आया है। आज रुड़की जांच टीम आई है और मेरा इस जांच टीम से यही कहना है कि जो जांच मौके पे मैंने इनको जो चीज़ें दिखाई हैं वो तो मैं इन्हें दिखाई रहा हूँ, लेकिन मेरा इनसे यही कहना है कि इस जाँच को सही तरीके से करके रिपोर्ट को सही तरीके से दें ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। ना मुझे मील वालों से कोई मतलब है, ना मैं मील वालों को जानता हूँ। कहना है कि जो प्लांट ये शहर के बीचों बीच लगा, ये किस मानक के तहत लगा? गुरुद्वारा मंदिर व नाला भी इसके समीप है। बस मेरा यही कहना है। देखिए, ऐसा है, एक हमको शिकायत मिली, प्रवीण कुमार की तरफ से शिकायत मिली थी, जिनका ये कह रहा था कि शुगर मिल के आसपास मंदिर है, मस्जिद है और जो पानी है उसका पोल्यूटेंट है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा आज मेरे साथ सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह है, उनकी उपस्थिति में और मैं स्वयं और आपके उसमें ये सैंपल लिए जा रहे हैं और संपूर्ण निरीक्षण किया जाएगा। फैक्ट्री के अंदर भी निरीक्षण किया जाएगा, फैक्ट्री के बाहर भी हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और ये सैंपल हम लोगों द्वारा भारत सरकार द्वारा अप्रूव लैब है, नोएडा टेस्टिंग लैब, उसको भेजा जा रहा है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी की जांच की है। हालांकि शिकायत के 1 महीने बाद टीम वहां पहुंची। संजय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। संजय, देखिए 1 महीने बाद टीम वहां पर पहुंची और उसके बावजूद भी वहां के लोगों के अंदर अब भी सेटिस्फैक्शन नहीं है टीम के कार्य को लेकर। आखिर यहाँ पर परेशानी क्या है लोगों की? हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र का मामला है जहां पर शुगर मिल का दूषित पानी लोगों के खेतों तक पहुंच रहा था।
हालांकि एक व्यक्ति द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायत पत्र देकर यहाँ की शिकायत की गई थी। 1 महीना बीत जाने के बाद जो टीम है, प्रदूषण नियंत्रण की जो टीम है, वो लक्सर पहुंची है और वहां पर सैंपल लिया है। हालांकि जो शिकायतकर्ता सभासद परवीन थे, उनका यह भी कहना है कि 1 महीना बीत जाने के बाद यहाँ पर टीम पहुंची है, उससे कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं वो काफी परेशान हैं। बीते दिनों से लगातार यहाँ पर शिकायत मिल रही थी, जो मिल का दूषित पानी है वो स्थानीय लोगों की यानी जो किसानों की खेती है वो पूरी तरह बर्बाद कर रहा था। हालांकि अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सैंपल लिया है और लैब भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी क्या इस मिल वाले पर किस तरह से कार्रवाई होगी और जो टीम है वो आगे क्या कार्रवाई इस पर करती है। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार के लक्सर से एक और खबर, जहां बैंकों में पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण बैंकों के बाहर तमाम जो वाहन खड़े हैं वो हादसे को चुनौती दे रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि समस्याएं ज्यादा है, व्यवस्था न होने के चलते चुनौती भी है यहाँ पर। दरअसल बैंकों में अपने काम से आने वाले लोग बैंकों की पार्किंग न बनी होने की वजह से सड़क पर ही अपने वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी भी दुर्घटना घट सकती है। उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल का कहना है कि इस प्रकार की शिकायतें पहले भी मिली हैं और 1-2 बैंकों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उनको निर्देशित किया गया है कि जो लोग बैंक में उनके पास आते हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था बनाएं। तो वहीं कई बैंकों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देश भी दिए गए हैं। पूर्व में भी प्राप्त हुई है और विशेष करके 1-2 बैंकों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उनको निर्देशित किया गया है कि वो जो ग्राहक उनके पास आते हैं उनके लिए प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था अरेंज करें, व्यवस्था बनाएं। और यदि उसके बावजूद भी कहीं पर इस तरीके का व्यवधान होता है, यातायात व्यवस्था में कोई दिक्कतें आती हैं, तो निश्चित रूप से संबंधित बैंक के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित किया जाएगा। हरिद्वार में फुटपाथ के रेडी पटरी के साथ ही आपको बता दें जो लघु व्यापारी हैं उनके सामूहिक संगठन ने प्रदर्शन किया है। एसोसिएशन अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में भारी संख्या में व्यापारी पहुंचे और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद का घेराव किया। इस दौरान अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने सहायक नगर आयुक्त को अवगत कराया। बता दें कि रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को 4 कैटेगरी में नगर निगम प्रशासन की ओर से पंजीकरण कर लाइसेंस और परिचय पत्र दिए जाने थे, लेकिन निगम प्रशासन की लापरवाही की वजह से 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत संरक्षण नहीं दिया गया है। मेरी समिति के कार्यक्रम का अनुपालन करो, कार्य वर्ग का अनुपालन करो। निर्णय लिया गया था 29 जून को कि जो पूर्व से 2018 में जो सूची बनी हुई है तो वो छूट गए थे लोग, किन्हीं कारणों से उनको जो है लाइसेंस नहीं दिया गया था, तो उस पर पुनर्विचार करके पीबीसी ने निर्णय लिया है कमेटी ने कि इनको लाइसेंस रिन्यूअल किया जाए 1 तारीख से। तो इनका आवेदन आ गया है और नगर निगम द्वारा जल्द ही इनको जो है 2-3 दिन के अंदर में इनको दे दिया जाएगा नवीनीकरण का लाइसेंस। तो हमारा रेलवे स्टेशन का, बस अड्डे का, हर की पौड़ी क्षेत्र का, सार्वजनिक स्थलों का जो हमारा स्ट्रीट वेंडर है उसका पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ये नगर निगम की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नगर निगम का कर्तव्य बनता है। नगर निगम को अनुपालन करना चाहिए राज्य फेरी नीति नियमावली का, और राज्य फेरी नीति नियमावली का क्रियान्वयन करते हुए, अनुपालन करते हुए तमाम रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडरों को, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उस कार्यक्रम धामी जी ने कहा है कि 2 रातों को रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा। स्वरोजगार का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वो लक्ष्य जब भी पूरा हो सकता है जब नगर निगम चलती फिरती ठेली के लाइसेंस दें, तमाम स्ट्रीट वेंडरों को वेंडिंग जोन के रूप में स्थापित करें। इन सब मुद्दों को लेकर आज हमने एसएनए महोदय का घेराव किया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 13 तारीख या 14 तारीख तक हम ये लाइसेंस आपको निर्गत करा देंगे।